तो अब हम जानेंगे कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वही सिर्फ सीखेंगे, उनका डेरिवेशन अभी नहीं जानेंगे, क्योंकि अभी जो डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है, वो डेरिवेशन काफ़ी लेंदी होगा। तो हम लोग आगे जा कर के एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जानने के बाद हम लोग ये डेरिवेशन करेंगे और वहाँ पर ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले जानेंगे और उनका एप्लीकेशन सीखेंगे कि जो सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है उसके कारण से किसी पॉइंट पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। तो देखेंगे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting solid sphere conducting hollow sphere and non-conducting hollow sphere तो अभी हम लोग यहाँ पर 3 स्फीयर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कौन कौन से आप देखेंगे कि इसमें है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में क्या स्पेशल है, आप देखेंगे कि इन तीनों में एक स्पेशल सिमिलरिटी है। वो ये है कि तीनों में जो चार्ज होते हैं वो सारे सरफेस पर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले 2 ऑब्जेक्ट्स कंडक्टिंग बताए गए हैं, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज जो होते हैं वो आउटर सरफेस पर होते हैं, है ना। और तीसरा ऑब्जेक्ट जो है नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन ये हॉलो है। तो हॉलो है तो अंदर चूंकि मास भी नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों ऑब्जेक्ट है, इन तीनों पर जो चार्जेज हैं वो सिर्फ सरफेस पर रहते हैं। इसलिए इन तीनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो एक जैसा होता है। तो कह सकते हैं चार्जेस reside on outer surface of all 3 objects mentioned above, है ना। जो 3 ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इन तीनों में चार्जेस सरफेस पर होते हैं और इसलिए इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला है वो भी एक जैसा है। सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड for these 3 objects are identical, है ना। और ये कह सकते हैं सेम फॉर्मूलाज, एक ही फॉर्मूला यूज होते हैं तीनों तरह के ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, अब फॉर्मूले सीखते हैं। तो इसमें से जो पहला है, हम लोग मान लेते हैं कि इस स्फीयर के अंदर हमें निकालना हो, यानी जो फील्ड पॉइंट है वो सरफेस के अंदर है।
अगर मान लेते हैं कि ये सेंटर है, तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जबकि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है r और इस पर टोटल चार्ज है q। ठीक, तो इसमें हमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर कैलकुलेट करेंगे। तो E इनसाइड जो होता है वो होता है 0, है ना। अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। उसके बाद इसके सरफेस पर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो इसके सरफेस पर कैलकुलेट करना है, यानी कि जो फील्ड पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेंटर से r डिस्टेंस पर है। हमें जो पॉइंट है यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो r है वो कैपिटल R यानी रेडियस के इक्वल होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है सरफेस के लिए, ये होता है k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जिसमें से r जो है रेडियस है और इस पर टोटल चार्ज है q, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अच्छा, अब जो तीसरा है C, इसमें हम लोग निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर। इसका मतलब जो फील्ड पॉइंट है उसका पोजीशन जो है सेंटर से वो रेडियस से बड़ा होगा, r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसमें फिगर बनाएंगे, जो फील्ड पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसका जो रेडियस है ये है r और इस पर टोटल चार्ज है q। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है kq बाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज y एक्सिस पर हम लोग रखते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो x एक्सिस है इस पर रखेंगे डिस्टेंस r। ठीक, तो अंदर तो फील्ड जो है 0 होता है, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला में हमने सीखा, अंदर फील्ड 0 होता है। तो यहाँ तक 0 हो गया। उसके बाद सरफेस पर अचानक बढ़ जाता है और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है kq बाई r स्क्वायर। ई सरफेस हो गया kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर ये होता है 0, और सरफेस के बाहर, स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले से। तो ये ग्राफ हो गया। और ये जो पॉइंट दिखाया है, जो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, ये है r इज इक्वल टू r। ये सरफेस से जस्ट पहले अंदर देखेंगे तो 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस के जस्ट बाहर जाएंगे तो इतना होगा, मैक्सिमम होगा kq बाई r स्क्वायर। ठीक, इसमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting solid sphere, conducting hollow sphere and non-conducting hollow sphere which are uniformly distributed, है ना। उन पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पर। तो इनके लिए ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है। ठीक,
तो इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged non-conducting solid sphere। तो पहले जो तीन ऑब्जेक्ट्स का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें देखेंगे कि ये नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फीयर है ना। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जो चार्ज होता है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और चूंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो मास तो पूरे वॉल्यूम में होगा, तो चार्ज भी पूरे वॉल्यूम में होगा। तो पिछले वाले केस में क्या था, तीनों ऑब्जेक्ट पर जो चार्जेस थे सिर्फ सरफेस पर थे, आउटर सरफेस पर, और इस केस में क्या है कि जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कह सकते हैं टोटल चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in total volume of non-conducting solid sphere। और इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला केस इसमें भी हम लोग देखेंगे जब इस स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट होगा, इनसाइड द स्फीयर, यानी जो आर है वो लेस देन रेडियस होना चाहिए। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है, जबकि इसका जो रेडियस स्फीयर का वो है आर, और टोटल चार्ज क्यू पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस पे वेक्टर भी लगाया जा सकता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक, अच्छा, जो दूसरा पॉइंट इसमें हो सकता है इस स्फीयर के सरफेस पर, एट द सरफेस ऑफ sphere means radius is equal to the field point distance from center। तो सेंटर मान लेते हैं ये है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर इसका सरफेस पड़ेगा, और इस सरफेस पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो हॉलो स्फीयर के केस में भी इतना ही था, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक, अच्छा, तीसरा केस जो होता है वो है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बढ़ा लेंगे। जैसे स्फीयर हो तो इसका रेडियस है आर, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है,
है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा KQ/R², जहाँ पर Q चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्मूला आया ये भी पिछले वाले केस जैसा ही आया है, जो हॉलो स्फीयर के लिए था वो भी वही इसके लिए है। तो बस फॉर्मूले में क्या चेंज आया, जो इनसाइड वाला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सिर्फ चेंज आया है। अंदर वाला जो फील्ड था हॉलो स्फीयर के केस में वो आया था 0, और यहाँ पर 0 नहीं है, R के प्रोपोर्शनल है। ठीक, बाकी जो है सरफेस पर इतना ही था और सरफेस के बाहर, स्फीयर के बाहर भी इतना ही आया था। तो इस बार फिर से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सेंटर से फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस है उसको प्लॉट करेंगे, है ना। तो ये हो गया डिस्टेंस R, और इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं इधर y एक्सिस पर। तो इसका ग्राफ जो है वो पहले देखेंगे, जो फॉर्मूला है उसमें आया है E = ρr/3ε0। तो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया यहाँ पर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा तो ये आएगा एक स्ट्रेट लाइन जैसा, है ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ गया, और सरफेस पर इसका वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगा और वो हो जाएगा KQ/R²। उसके बाद ये देखेंगे कि जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², जैसा कि हॉलो स्फीयर के केस में आया था ये वैसा ही है। तो आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और जो इनसाइड वाला फॉर्मूला है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। तो पहले जो एक ग्राफ देखा हमने और ये ग्राफ देखा, इनमें बस फर्क क्या है, सिर्फ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में फर्क है, बाकी सरफेस पर और आउटसाइड द स्फीयर एक ही जैसा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं जिनका एप्लीकेशन हम लोग कई पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए गए जिनका सेंटर जो है यहाँ पर है। एक जो इनर स्फीयर है इसका रेडियस है R1, और जो आउटर स्फीयर है इसका रेडियस है R2। इनर वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज है Q1 जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आउटर वाले स्फीयर पर भी चार्ज है Q2, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a distance R from center of 2 concentric spherical shells when R is less than R1, R lies between R1 and R2, R lies between R1 and R2, and third case is R greater than R2। तो 3 केसेज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग करेंगे
इस पहले केस में जो पॉइंट है वो कहा गया है कि R1 से छोटा डिस्टेंस पर रखा है ना। तो ये मान लेते हैं ये है RA, ये है पॉइंट, ठीक है। तो ये है पॉइंट A। तो पॉइंट A पर अगर हमें फील्ड निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, जो स्फेरिकल शेल्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने जो है वो देखा था। वो ये था कि शेल के अंदर जो अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है 0, सरफेस पर होता है KQ डिवाइडेड बाई R, है ना, रेडियस इसका R है। और अगर शेल के बाहर निकालना हो, बाहर मतलब कि सेंटर से R डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा KQ बाई R स्क्वायर। यहाँ भी KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर होता है, ठीक। तो देखेंगे कि ये जो पॉइंट A है वो इनसाइड है, दोनों ही स्फेरिकल शेल के अंदर है, तो दोनों के कारण से ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो जब हम लोग पहला केस सोल्व करेंगे, है ना, तो पहले केस में EA निकालना हो तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर स्फीयर एंड ड्यू टू आउटर स्फीयर, दोनों के कारण से ही यहाँ पर 0 आएगा, इसलिए हो जाएगा 0। अब हमें निकालना है पॉइंट B पर। पॉइंट B जो है वो कहीं बीच में है ना, मतलब कहा गया कि ये R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है। यहाँ देखेंगे R2 से छोटा और R1 से बड़ा है, तो दोनों शेल्स के बीच में होगा। ये है पॉइंट B, इसका डिस्टेंस हो गया RB, ठीक। तो इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो क्या देखेंगे कि एक जो स्फीयर है इनर स्फीयर के बाहर है और आउटर स्फीयर के अंदर है। तो आउटर स्फीयर के कारण से यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि किसी भी शेल के अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसके बाहर है तो इसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर स्फीयर। तो जो इनर स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, इसके बाहर है ये पॉइंट, बाहर मतलब ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो K चार्ज Q1 रखेंगे, इसका Q1 चार्ज है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो कि RB है डिस्टेंस यहाँ पर, तो लिखेंगे KQ1 बाई RB का स्क्वायर प्लस, अब जो आउटर स्फीयर है उसके कारण से हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जो आउटर स्फीयर है इसके अंदर ये पॉइंट है और अंदर इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो अंदर जो है इसके ये हो जाएगा 0। तो कुल मिला करके ये रह गया KQ1 बाई RB का स्क्वायर। उसके बाद C वाला केस, जब R2 से बड़ा हो R का वैल्यू, R2 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है वो दूसरे वाले स्फीयर से भी बाहर है ना। तो एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करें हम लोग, सेंटर पर मिलाएंगे। तो सपोज ये जो है पॉइंट C है और डिस्टेंस हो गया RC। तो इस पॉइंट पर निकालना हो तो ये पॉइंट दोनों ही स्फीयर के बाहर है, ठीक। तो मतलब ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो स्फीयर पर चार्ज होगा वो है KQ डिवाइडेड बाई सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, EC निकालना हो तो इनर स्फीयर प्लस आउटर स्फीयर दोनों कारण से कैलकुलेट करेंगे। तो इनर वाला जो स्फीयर है इस पर चार्ज है Q1 और C का डिस्टेंस यहाँ से RC, तो KQ1 बाई RC स्क्वायर लिखेंगे, KQ1 बाई RC स्क्वायर
प्लस जो आउटर स्फीयर है, इस आउटर स्फीयर के भी बाहर है ये पॉइंट, तो उसके लिए फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे, k इंटू टोटल चार्ज Q2 बाई सेंटर से डिस्टेंस RC का स्क्वायर। तो लिखेंगे k Q2 बाई RC का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने टोटल फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर लिया दोनों स्फीयर को मिला करके। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक स्फीयर दिया गया है जिसके सेंटर पर स्मॉल q चार्ज है ना, और इस हॉलो स्फीयर के ऊपर कैपिटल Q चार्ज है ना। स्फीयर हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, uniformly distributed charge Q on its surface. A point charge Q is placed at center. तो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर भी एक पॉइंट है, पॉइंट मान लेते हैं कि A है यहाँ पर, जो कि यहाँ से RA डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और एक पॉइंट है B, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है RB। यहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड B एज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट A पर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पर निकालना हो तो देखेंगे कि जो हॉलो स्फीयर है ना, ये हॉलो स्फीयर है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हॉलो स्फीयर है, थीन हॉलो स्फीयर है, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो इस हॉलो स्फीयर के अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो इसके कारण से फील्ड हो जाएगा 0। किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना हो तो जितने भी चार्जेज हैं, जैसे स्फीयर हो या पॉइंट चार्ज हो, सबके कारण से हमें निकाल करके उनको रिजल्टेंट निकालना चाहिए उनका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, एक तो जो स्फीयर है, तो एक स्फीयर के कारण से निकालेंगे, और दूसरा जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण से निकालेंगे, और दोनों का वेक्टर सम रखेंगे। तो इन जो स्फीयर है उसके अंदर ये पॉइंट पड़ रहा है A, और इसलिए उसके कारण से वहां पर हो जाएगा 0। तो ये वाला पार्ट जो है 0 हो गया, और चार्ज के कारण से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से RA डिस्टेंस पर है, तो लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाई RA स्क्वायर, यानी पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हो गया KQ बाई RA का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है पॉइंट B पर, ठीक। तो पॉइंट B पर कैलकुलेट करना हो तो देखेंगे फिगर में कि जो पॉइंट B है वो स्फीयर के बाहर है, तो बाहर तो फील्ड आता है ना, तो बाहर इस स्फीयर के कारण से भी आएगा और इस पॉइंट चार्ज के कारण से भी आएगा। तो उसको लिखेंगे E स्फीयर प्लस E पॉइंट चार्ज, दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पर लिखेंगे। तो जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से RB डिस्टेंस पर ये है पॉइंट, तो उसके कारण से फील्ड जो होगा वो फॉर्मूला लिखेंगे। पॉइंट चार्ज के कारण से हो गया KQ बाई
आर बी स्क्वायर प्लस ये जो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, उसके कारण से बाहर जो फॉर्मूला होता है आउटसाइड का वो होता है k इंटू चार्ज ऑन स्फीयर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे k q और सेंटर से डिस्टेंस आर बी है स्फीयर के लिए भी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट पॉइंट बी। ठीक, तो इस तरह से हमें फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ए पर बी पर किसी भी पॉइंट पर लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें क्या किया गया, एक स्फेरिकल शेल दिया गया है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और इस पर चार्ज है दिया गया है Q और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर एक चार्ज रखा गया है पॉइंट चार्ज Q0, इस पर चार्ज दिया गया है Q। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालना है। ठीक, तो इसमें हम कहेंगे कि फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं, जितना फोर्स ये स्फेरिकल शेल इस पॉइंट चार्ज पर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ये पॉइंट चार्ज इस स्फेरिकल शेल पर भी अप्लाई करेगा। तो वो फोर्स निकालना हो तो हम निकालेंगे फोर्स इनटू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज इक्वल टू, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा था कि E इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जब भी हमें फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो अगर हमें इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना हो तो इस स्फीयर के कारण से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे जो कि मान लेते हैं कि E है, और इसके चार्ज से Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक, तो फोर्स इज इक्वल टू Q0 और इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है इस शेल के कारण से। तो शेल के कारण से बाहर की तरफ जो फील्ड होता है वो होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू Q0 बाई R स्क्वायर, है ना। ये आ गया फोर्स। अब इसमें खास बात ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट चार्ज है ये भी इस स्फीयर पर इतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। अच्छा, अगर ऐसा होता कि हम इस पूरे स्फीयर के बदले में एक पॉइंट चार्ज Q रख देते यहाँ पर इसके सेंटर पर, ठीक है, ऐसा करते कि इस स्फीयर के बदले में एक Q चार्ज रख देते उसके सेंटर पर। अगर मान लेते हैं यह है पॉइंट A, तो पॉइंट A पर रख देते टोटल चार्ज जो भी स्फीयर पर है, और वहां से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट B था, पॉइंट B जहां पर पॉइंट P है, पॉइंट P जहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा है Q0। तो इनके बीच में जो फोर्स आता वो कितना आता, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये देखेंगे कि एग्जैक्टली ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्या कहा जा सकता है कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो तो उसको उसके बदले में एक पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर रखा जा सकता है ना। तो ये कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर can be treated as
ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, उसको सेंटर पर रख देंगे सारे चार्ज को, और फिर जो है जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो पॉइंट चार्ज, उतना ही एक्चुअली में स्फीयर जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा।